मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर मंडी.com में बातचीत खेतों की, खेती की और किसानी। आज के मंडी.com में हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। इसलिए खास हैं क्योंकि वो किसान होने के बावजूद उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है और पद्मश्री से उनका ये सम्मान उन्होंने जो काम किए हैं बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, उसको लेकर किया गया है। कौन से काम उन्होंने किए हैं ये हम थोड़ी देर में उन्हीं की जबानी जानेंगे। लेकिन आपको पहले अपने इस मेहमान से आज थोड़ा विस्तृत परिचय उनका करा देते हैं। बाबूलाल दाहिया नाम है हमारे आज के मेहमान का, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में पिथौरागढ़ गांव से हमारे साथ जुड़े हैं आज। 2019 में बाबूलाल दाहिया जी को पद्मश्री मिला था और खास बात यह है कि किसानी में आने से पहले बाबूलाल दाहिया पोस्ट मास्टर थे, यानी नौकरी करते थे। आज उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, लेकिन आज भी वो पूरी तरह से खेती में सक्रिय हैं। और उनका जो सबसे बड़ा काम है किसानी में और खेती में वो है देसी बीजों के संरक्षण का, जो कई यानी अगर एक उदाहरण की बात करें तो धान में उन्होंने 200 किस्म की बीज जो हैं वो देसी किस्में हैं, उनका संरक्षण किया है। इसी तरह से कुटकी, सावा, कोदो जैसे जो मोटे दाने, मोटे अनाज हैं, गेहूं है, इन सब में इन्होंने ये काम किया है। और कई ऐसे बीज जो लगभग खत्म हो चुके थे, कहीं इक्का दुक्का बचे थे, उनको उन्होंने आज एक बार फिर जीवन दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबूलाल दाहिया जी मंडी.com पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबूलाल जी, बातचीत की शुरुआत में थोड़ा पीछे से करना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप नौकरी कर रहे थे और उसके बाद आप आज खेती में जब आए तो आपको पूरा देश जानता है, आप एक नामचीन किसान हैं। तो जब आप नौकरी कर रहे थे उस समय भी आप खेती कर रहे थे या आपने रिटायरमेंट के बाद ही खेती पूरी तरह से शुरू किया? नहीं सर, क्या है कि मैं जो था तो ब्रांच पोस्ट मास्टर था गांव में, अपने गांव में ही। तो वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का एक छोटा सा काम होता 2-3 घंटे का, तो वो काटता था। बाकी तो अपन किसान है, परंपरागत किसान है, कई पीढ़ियों से तो खेती करते थे, खेती भी देखते थे। वो 2-3 घंटे का काम अपना कर दिया। वो तो एक पार्ट टाइम काम था उस तरह का, ब्रांच पोस्ट मास्टर। यानी कुल मिला के आपका मूल काम जो था वो किसानी का था, पार्ट टाइम आप नौकरी भी कर रहे थे। तो ये जो मूल काम किसानी का आप कर रहे थे, इसमें आपको क्योंकि जाहिर है कि आपकी जो अवस्था है उसमें आप यानी 40-45 साल से खेती कर रहे होंगे, तो क्या शुरू से ही आपने ये देसी बीजों के संरक्षण का आपको ये जुनून या शौक आप कहा जाए कि हुआ था, या बाद में किसी समय ये आपके मन में आया कि ये करना चाहिए? देखिए सर, क्या है कि जो किसान बालक होता है तो लड़कपन से ही वो खेती के गुर सीखना शुरू कर देता है। जैसे हम जब पढ़ते लिखते थे तो हमारे यहाँ 28 दिन की फसली छुट्टी होती थी, दशहरा से दीपावली तक। तो हम लोग खेती का काम करवाते थे। तो ये सब खेती किसानी काम किसान बालकों को पहले से ही मालूम हो जाता, धीरे धीरे वो समझ जाते हैं। जब बड़े हो गए हम, लेकिन ये जो परंपरागत बीज बचाने का काम किया है ये बहुत बाद में किया। इस तरह से किया कि हम जब लोक साहित्य का काम करते थे, यहाँ के अपन तो हमारी कविताएं बीए फाइनल के कोर्स में रीवा यूनिवर्सिटी में चलती हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद क्या है कि हमारा साहित्य की ओर रुझान था। तो जब हम लोक साहित्य का काम करते थे, यहाँ के मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं, तो ये कहे कि ये हमारे यहाँ की बोली है, आंचलिक बोली बघेली है। हमारे मध्य प्रदेश में 4 बोलियां, बघेली, बुंदेली, मालवी, निवाड़ी। बाबूलाल जी, साहित्य की चर्चा हम करेंगे, जरूर करेंगे। नहीं, हम बताएंगे तो वो भूमिका उसी से है ना। अच्छा ठीक है, सुनिए, हमारी विनती तो सुनिए आप। उसी से जुड़ा हुआ, उसी ने हमको ये सब सिखाया। तो जब हम मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह संकलन करते थे तो हमने देखा कि अधिकांश मुहावरे, लोकोक्तियां परंपरागत अनाजों पर है। तो इसलिए हमारी ठीक है किताबें छप जाएंगी, हमने सोचा 7-8 किताबें हमारी प्रकाशित है लोक साहित्य की, लेकिन ये जो अनाज इसमें वर्णित है तो इनको भी जीवित बचाना जरूरी। जैसे मान लीजिए करगी धान है, तो करगी धान पर कहावत है कि धान बोइए करगी, सुअर खाए न समधी। अर्थात करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी खाएगा। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि उसके बाल में कांटे हैं, सेंकुर हैं, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल है।
समधी को तो विष्णु भोग वगैरह खिलाएंगे। तो अच्छा, इस तरह से हमने सोचा। बाबूलाल जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद बाबूलाल दाहिया जी के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं प्रगतिशील किसान और पद्म भूषण बाबूलाल दाहिया जी से, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले से जुड़े हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बाबूलाल दाहिया जी ने हमें बताया कि किस तरह साहित्य में जो उनकी अभिरुचि थी, उससे उनको ये पहली बार सूझा कि जो साहित्य में, यानी जो लोक साहित्य में जो किस्में, जिन किस्मों का धान, कोदो, सावा, कुटकी, इनकी जिन किस्मों का जिक्र है, वो तो अब दिखते ही नहीं है। तो उनको ये प्रेरणा सबसे पहले वहीं से आई कि इनको बचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको केवल किताबों में न पढ़ें। अब उसके आगे ये यात्रा कैसे चली, कैसे बढ़ी, ये समझते हैं। तो बाबूलाल जी, ये आपने जो शुरू किया, ये धीरे धीरे आपका केवल ऐसा नहीं रहा कि आपने बस थोड़ा सा कुछ कर दिया, आपने धीरे धीरे इसी पे पूरा फोकस कर दिया। तो ये कहाँ से, क्यों आपको ऐसा लगा कि ये करना चाहिए और ये इतना जरूरी काम है? देखिए, ये जो हमारी बघेली बोली जिस पर काम कर रहे थे, वो 4-5 जिले की बोली है। तो हम उसके संकलन में 4-5 जिले में जाते थे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल वगैरह, कटनी। तो यहाँ से कलेक्शन करते थे। वो हमारे जो मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लोक कथाएं वगैरह थी बघेली की। तो जब हम जाते वहां, तो हमको चूंकि इसमें रुचि हो गई और हमारा एक शौक सा बन गया इनको उगाने का। छोटे छोटे भूखंडों में उनको उगाने लगे। तो जब हम जाते रीवा, सतना, सीधी, शहडोल वगैरह, तो लोगों से पूछ लेते कि क्या आपके पास परंपरागत धान भी है, क्योंकि सबसे खतरा हमको धान को लगा। धान की जो हमने 50 किस्में देखी थी, वो खत्म हो चली थी। तो जब लोग 1-2 किस्में देते, अब जैसे यहाँ तो जितना शहर के नजदीक वाला क्षेत्र है, वहाँ के सारे अनाज खत्म हो चुके थे। जितने कस्बाई क्षेत्र थे, शहर के गांव, नजदीक गांव थे, सिर्फ कहाँ बचा था, जो दूर दराज का क्षेत्र था, आदिवासियों का क्षेत्र, और वहीं हम जाते थे। तो वहां से हम ले आते थे। तो लगभग पहले हमको 110 प्रकार की, ऐसे 15, 20, 25, 50, 60, 70 होते हुए कई साल का ये कलेक्शन है। तो 7-8 साल में हमने 110 किस्में की। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड है। तो जैव विविधता बोर्ड का काम ही है जैव विविधता को बचाना, जो परंपरागत जैव विविधता है। तो उनको पता चला, तो हमसे उनने संपर्क किया और हमको एक वाहन दिया, रथनुमा वाहन, और मध्य प्रदेश के 40 जिलों की यात्रा उनने करवाई। हमारे नेतृत्व में 3-4 लोग थे। तो हम लोग वहाँ चौपाल लगाते गाँवों में, अब बीजों को उनसे चर्चा करते, बीजों को कलेक्शन करते। तो पहले तो हमारे पास 110 किस्में थी। उसके बाद हमको और बहुत सारी किस्में मिल गई अनाजों की। करीब 2000 किस्में हमने कलेक्ट किया, उसमें लगभग 90 धान की मिल गई। तो इस तरह से हमारे पास 200 किस्म की धान हो गई। अब हम उनको हर साल छोटे छोटे भूखंडों में उगाते हैं, क्योंकि हमारा एक शौक है ये जी। और उनने बीज बैंक भी बनवा दिया हमारे यहाँ। तो बीज बैंक में सब रखा रहता सिलसिलेवार। अच्छा, बढ़िया। और अगर कोई भी आता, हाँ, कोई भी आता देश का, तो फ्री में बीज देते हैं। ठीक है। अब एक सवाल मेरा इस पे ये है कि आपने कहा कि आपने अपने जीवन काल में ही, अपने बचपन में आपने 50-60 किस्मों की धानें देखी थी, और धीरे धीरे ये धान विलुप्त हो गई, खासतौर से हरित क्रांति के बाद, क्योंकि उस पर उत्पादन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, और इसलिए जो ऐसी किस्में थी जिनका उत्पादन कम था, वो धीरे धीरे बाहर होते गए चलन से। आपका अनुभव क्या है? क्योंकि अपने ही यहाँ बहुत सारी ऐसी लोकोक्तियां भी हैं जिसमें हम लोग सुनते हैं कि एक समय, आज से करीब कहा जाए कि 100 साल पहले या 150 साल पहले, धान की ऐसी किस्में भी अपने यहाँ थी जिनका उत्पादकता कहा जाए कि वो आज के धान से के बराबर थी या उससे भी ज्यादा थी। तो वो धान क्यों खत्म हुई? आखिर अगर देसी किस्में इतनी अच्छी हैं तो वो खत्म क्यों हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इतना उत्पादन देने वाली हो, लेकिन उनके अलग अलग गुण धर्म थे। जैसे कुछ में औषधीय गुण थे, लाल चावल वाली जितनी थी उनमें सब में औषधीय गुण थे। कुछ जो मोटी किस्म की थी उनमें अधिक उत्पादन की क्षमता थी, वो कम पैदावार देती थी।
लेकिन वो सुगंधित थी। इस तरह से बहुत सारे उनमें गुण थे, तरह तरह के। धान जैसी विविधता किसी अनाज में नहीं होती। लेकिन जो हमारी हरित क्रांति वाले जो हमारे वैज्ञानिक हैं, तो इनने सिर्फ एक चीज समझाया कि अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन। उनने उनके गुणों को नहीं देखा। और जो प्रकृति में और कृत्रिम में यह अंतर होता कि प्रकृति ने उसको बनाया है, बीज के लिए बनाया। जैसे बीज उत्पादन है कि उसका बीज खत्म ना हो प्रकृति की तरफ, तो इतना है कि जैसे धान, गेहूं, कोई भी अनाज है तो ये है कि वो इतना हो कि उसका बीज संवर्धन होता रहे। अब उनने व्यापार के लिए तो प्रकृति ने नहीं बनाया था। अब ये जो नई संस्कृति है, ये व्यापार संस्कृति है। तो इनने सिर्फ एक चीज देखा कि अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन। हमने दिल्ली में प्रदर्शनी लगा रखा था, एक बता दें बात को। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी आए और उनके पीछे पीछे वैज्ञानिक थे कई, तो हमसे कहने लगी दाहिया जी सबसे ज्यादा पैदावार कौन सी धान देती इसमें। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब कोई धान पहले 80-85% जमती है पहले साल, दूसरे साल 25-30%, तीसरे साल बिल्कुल नहीं जमती। तो जो पिछले 10,000 वर्षों से प्रतिस्पर्धा में है, तो कोई गुण होगा तब ना अभी तक जीवित है। नहीं आप लोग तो 2 साल में उसको खत्म कर देते। जी बिल्कुल। हालांकि बाबूलाल जी, हो सकता है क्योंकि हरित क्रांति जब हुई तो वैज्ञानिकों के सामने चुनौती ये थी कि पहले इस देश के जो लोग हैं उनका पेट इस देश की अनाज से भरने लगे, आयात की निर्भरता खत्म हो। वो जरूर हमने एक तरह से अचीवमेंट किया, हालांकि उसका नुकसान हुआ जो आप बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए बाबूलाल जी, क्योंकि आप पूरे राज्य में घूमे और लोगों से आपने कलेक्शन किया, तो एक तरह से सबको ये पता चल गया है कि आप ये काम कर रहे हैं और अब तो आपको एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया। तो अब आपका किसानों का क्या एक प्रतिक्रिया होती है, कितना रुझान होता है इस तरह के बीजों को लेके जाना और उनको अच्छी तरह से अपने यहाँ लगाना, और इसको लेके किसानों में कितनी रुचि आप देखते हैं, आम किसानों में? किसान जो है तो बहुत सारे किसान आते हैं, सयाने सयाने लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमारे पास एक डिहुला धान थी पहले, अब वो खत्म हो गई। जब हम उनको डिहुला देते हैं तो उनके हृदय में एक ऐसी एक आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद हमको भी आता जब देते हैं उनको, क्योंकि उनका को जब हम उनकी प्रसन्नता देखते हैं कि 50 साल पहले उन्होंने खाया था, आज भी उसके स्वाद की अनुभूति बनी। यह कठिया गेहूं है, 30 साल 40 साल पहले लोगों ने कठिया गेहूं खाया था, अब वो विलुप्त है। अब जब हम उनको कठिया गेहूं देते हैं तो उनके मन में जो आनंद आता तो उससे हम भी आनंदित हो जाते हैं। ब्रेक से लौटने के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। बाबूलाल दाहिया जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रगतिशील किसान और पद्मश्री किसान बाबूलाल दाहिया जी से, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के पिथौरागढ़ गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, और जिन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले जो कार्यक्रम का हिस्सा था उसमें हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने देसी किस्मों के जो बीज थे उनका संरक्षण किया, कैसे उनको ये शौक हुआ और किस तरह से उन्होंने इसमें सरकार से भी उनको योगदान मिला और किसानों से भी योगदान मिला, और करीब 2000 किस्म की इस तरह के बीज उन्होंने संरक्षित किए हैं। बाबूलाल जी, एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बात संरक्षण की कर रहे हैं, और संरक्षण तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा किसान इसकी खेती को अपनाएंगे, जो देसी किस्में हैं। अब देसी किस्मों को अपनाने में दिक्कत यह है कि जैसा आप भी कह रहे थे कि उत्पादकता कम होती है, लेकिन आपने ये भी बताया कि इनमें बहुत सारे गुण होते हैं, औषधीय गुण हैं, इनके स्वाद बहुत इनका अनूठा है। तो आजकल जब एक दौर ऐसा चल रहा है कि जैविक के नाम पर या उसमें औषधीय गुण किसी उत्पाद में है, उसके नाम पर हम देख रहे हैं कि 4 गुना 5 गुना तक कीमतें लोग देने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि कुछ इसके मार्केटिंग के लिए आपने मतलब करना चाहिए या आपने किया हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान इनकी खेती में आए, ताकि उनकी आमदनी बढ़े, और जब आमदनी बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर से और ज्यादा किसान इसमें आएंगे? हमने तो मार्केटिंग नहीं किया खुद, हम तो अपना पूरा बीज मुफ्त में देते हैं जो भी आता है, लेकिन किसानों से करवाया हमने। उसमें समस्या ये आती कि अनाज का इतना मूल्य घट चुका है। जैसे 70 के दशक में जाएं आप, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार को नियंत्रित तो करता सोना, तो 70 के दशक में सोना 200 रुपए तोला था, और हमारा जो चावल था 2 क्विंटल चावल में 1 तोला सोना आ जाता था। आज अगर हम
चावल बेचकर सोना लेना चाहें 1 तोला, तो हमको अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। माने कहने का मतलब कि इनका अनाजों का भाव 10 गुना कम हो गया। और जब 10 गुना कम हो गया तो ये प्रश्न अब ये भी उठता है ना कि माने कितना हम जैविक अनाज कोई उत्पादन लेता है तो कितना उसका मूल्य बढ़ेगा। अब उतना माने 70 के दशक में क्या होता था कि पहले किसान उपभोक्ता अपने आमदनी का 50% भोजन में खर्च करता था, आज वो 5% में नहीं कर रहा। तो ये जो जैविक उत्पादन लेंगे किसान या परंपरागत लेंगे, क्योंकि उतना उत्पादन परंपरागत नहीं देगा, तो उनको एक उचित मूल्य मिलना चाहिए। वो कितना मूल्य मिलना चाहिए कि जैसे पहले उपभोक्ता अगर 50% खर्च करता था तो अब 5% की बजाय 15% करे, तो उसको परंपरागत बढ़िया सब्जियां मिलेगी, जैविक सब्जियां। यानी इसकी मार्केटिंग में भी ये दिक्कतें हैं कि आपका कहना है कि हाँ। दरअसल किसान उस बाजार तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि जैविक और जो इस तरह के उत्पाद हैं बाबूलाल जी, हमने देखा है 4 गुना 5 गुना तक ज्यादा कीमतें उनको मिल रही हैं। लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसान उस बाजार तक सीधे पहुंच पा रहा है कि नहीं। अच्छा बाबूलाल जी, अभी हाल में आपने एक और गतिविधि शुरू की है जिसमें कि आप कुछ जो कृषि उपकरण हैं उनका एक तरह से संचय कर रहे हैं और उनसे किसानों की मदद कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए और क्या आपकी सोच है इसके पीछे, क्या इसको भी आप किसी तरह से आपने जोड़ा है अपने जो देसी बीजों के संरक्षण का काम है उससे, या कुछ स्वतंत्र गतिविधि है? हाँ, उसी से जोड़ के हम कर रहे हैं। क्या कि जो हमारी खेती में पहले क्या था कि हमारा जो गांव था वो गांव के उद्यमे होते थे, हमारा वस्तु विनिमय चलता था, जैसे लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, तरह तरह के उपकरण, अरे कुम्हकार, ये लोग सब बनाते थे, अपने उत्पाद हमको देते थे, किसान उनको अनाज देता था। तो जब ये खेती की पद्धति बदल गई तो ऐसे हमारे 200-250 ऐसे उपकरण हैं जो खेती से बाहर हो गए, विलुप्त प्राय हो गए वो। अब देखिए, आप किसी किले में जाते हैं राजा महाराजाओं के, तो वहां आपको मिलते हैं उनके ढाल तलवार, सब उनका इतिहास भी मिलता है। आज उनकी उपयोगिता तो नहीं है, लेकिन वहां वो रखे हैं संग्रहालय में। ऐसे जो हमारे ये जितने हमारे उपकरण थे खेती के या हमारे बर्तन थे, तो जो ये चलन से बाहर हो गए, इनका अब एक म्यूजियम बनाने की जरूरत है। तो हम ऐसा एक म्यूजियम बना रहे हैं, उसमें पूरा उनका इतिहास है। जैसे हल अगर रखा है तो हल का पूरा इतिहास है, कोई भी रखा, कोई बर्तन भी रखा हमारा पुराना, तो उसका पूरा इतिहास हम रखते हैं उसमें। और उसको करीब वो 250 उपकरण रखेंगे, अलग अलग उनका इतिहास होगा, बताएंगे, कोई आएगा उनको दिखाएंगे। ये संग्रहालय आप सतना में ही बना रहे हैं बाबूलाल जी? अरे अपने गांव में बना रहे हैं सर, जहां हमारी खेती है, जहां हमारा बीज बैंक है, जहां 300 प्रकार के बीज रखे बीज बैंक में। कभी आइए, आपका स्वागत है यहाँ। जरूर जरूर जरूर, मंडी.com में हम जरूर आएंगे और आके आपकी सारी ये जो आपने मेहनत की है उसको देखेंगे भी, अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। यहाँ थोड़ा एक और चीज आपने, आपका एक जो आपने शुरू में बात की थी साहित्य की और लोक साहित्य की, आपने बहुत सारी कविताएं भी की हैं और एक तरह से संरक्षण की ही बात हो रही है, तो आपने पहले बीजों के संरक्षण की बात कही। अब ये नई एक बहुत ही अनूठी ये पहल है, क्योंकि बीज के संरक्षण में तो मैंने देखा है कई किसान हैं, लेकिन जो कृषि उपकरण हैं जो कि लुप्त प्राय हो गए हैं उनका संरक्षण और म्यूजियम, ये बिल्कुल अनूठा है। साथ में आपने कुछ कविताएं भी की हैं जिसको आपने पर्यावरण से और कृषि संरक्षण से जोड़ा है। हाँ सर, हमारी कविताएं पर्यावरण संरक्षण पर हैं, बड़ी बड़ी कविताएं हैं, पानी संरक्षण पर है, पेड़ पौधे संरक्षण पर है। जी, बहुत ही मजेदार बात है ये, क्योंकि किसान, हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं कि किसान तो अपनी धरती को माँ मानता है, और पारंपरिक तौर पे यही बात है कि किसान केवल खेती करता नहीं है, दरअसल वो खेती उसकी जिंदगी होती है। और बाबूलाल दहिया जी की जिंदगी में हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया है, यानी वो केवल इस लिहाज से नहीं किया है कि उससे कितनी आमदनी होती है, और ये एक इंटरेस्टिंग है, इसलिए भी है कि मंडी.com में हम हमेशा ये बात करते हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आज का एपिसोड जो हमारा है वो आमदनी के साथ इसकी भी बात कर रहा है कि कैसे किसान अपनी किसानी को पूरी तरह से कर सकते हैं। बाबूलाल जी, जो आपने संरक्षण के जो भी काम किए हैं उसको लोकप्रिय करने के लिए, या आपकी अपनी विरासत चलती रहे, आपके बाद जो दूसरे किसान भी इस तरह का काम करें,
इसके लिए भी जैसे आप म्यूजियम बना रहे हैं, एक अब जो 2000 किस्में हैं वो जो बचेंगी उनको बचाए रखा जाए, इसके लिए भी कुछ आपने किया है, आप सोच रहे हैं? हाँ, हम जो है तो हमारा बीज बैंक को तो है ही, हम हर साल प्रक्षेत्र दिवस मनाते हैं। ये हमारा मार्च में होता है प्रक्षेत्र दिवस। तो आसपास के 200-300 किसानों को बुलवाते हैं और जिले के, प्रदेश के भी तमाम प्रमुख लोग आते हैं और उनको दिखाते हैं, बताते हैं कि ये हमारे परंपरागत अनाज जीवित रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने अनुसंधान हो रहे हैं इन्हीं से तो होंगे, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो फिर अनुसंधान कैसे होंगे, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बधाई भी मंडी.com की ओर से आपको कि आपने इतना बड़ा ये काम किया है और ये अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये काम चलता रहे और आपकी विरासत को संभालने वाले किसान भी आगे आकर इसको संभालते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंडी.com से आज जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बाबूलाल दाहिया, पद्मश्री और प्रगतिशील किसान, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले से हमारे साथ जुड़े थे और जिन्होंने बताया कि उन्होंने जितना कुछ काम किया है कृषि संरक्षण के लिए उसके बारे में। फिलहाल अब मंडी.com में हो गया है वक्त हमारे जाने का, तो मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।